नमस्कार। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पिछले 2-3 दिनों से हम आपके सामने डॉक्टरों की फौज खड़ी कर रहे थे, जिसमें एलोपैथिक डॉक्टर्स, होम्योपैथ के डॉक्टर्स और आयुर्वेदाचार्य थे। और आपसे हम ये बातचीत कर रहे थे, आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार से आप किस विज्ञान पर भरोसा करें। उसमें हमारी ये कोशिश ये थी कि एलोपैथ की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथ की, होम्योपैथ की जो अच्छी बातें हैं उसे हम सबको स्वीकार करना चाहिए और इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए कि फला साइंस जो है, फला पैथी जो है वो साइंस नहीं है। मैं भी इस बात पर सहमत नहीं हूं। और हालांकि डॉक्टर सांखला ने और होम्योपैथ के और सारे डॉक्टर्स ने जो तर्क दिए हैं उस तर्क में दम जरूर है, लेकिन एकदम से वन साइडेड व्यू रखना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। एलोपैथ में जो कुछ भी कमियां हैं, उनके जो प्रैक्टिशनर्स हैं या उसमें जो फार्मा का जो इनपुट है उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आज का जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो हमारे देश की पॉलिटिकल बिरादरी पर है। और ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हम नेतृत्व शून्य होते जा रहे हैं। हालांकि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी के रूप में हैं और वो देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, ये बात जरूर है, इसमें किसी को दो राय नहीं है, मुझे भी नहीं है। लेकिन विपक्ष एक प्रकार से पूरी तरह से हाशिए पर है और ऐसा लगता है कि देश के कुछ ऐसे लोगों के हाथ में हमारा भविष्य है जो कहीं से भी हमें नेतृत्व देने के लायक नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति का वीडियो पहले सुनाते हैं और फिर हम जो सबसे बड़े जुझारू व्यक्ति हैं आजकल हरियाणा में, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो बहुत ही इन्फॉर्म्ड, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति राजीव दीक्षित जी का है। वो राजनीतिज्ञों के बारे में उनकी क्या राय थी, जरा इसे सुनिए। उसके बाद आज की चर्चा हम जिस मुद्दे पर कर रहे हैं, कौन है वो लुटेरा गैंग, क्यों राजीव दीक्षित राजनीतिज्ञों को लुटेरा कहते हैं, ये जरा सुनते हैं। हाँ, मैंने इनको पार्टी कहना बंद कर दिया। लुटेरों के गिरोह हैं ये, पार्टी नहीं है अब। और लूट में नेताजी लगे हैं, उनकी पत्नी लगी है, फिर उनका बेटा लगा है, बेटे की भी पत्नी लगी है, फिर उनका चाचा, उनका ताऊ, उनका भतीजा, उनका मामा, उनका साला, सभी तो लूटने में लगे हैं। बताओ कौन सा खानदान है जो नहीं लूट रहा है? खानदान के खानदान लूट में लगे हुए हैं। यहीं देख लो आंध्र प्रदेश में। कल तक आंध्र प्रदेश के जिन नेताओं के पास टूटी साइकिल नहीं थी 20 साल पहले, आज उनकी संपत्ति हजारों करोड़ में कहां से आ गई? लूट के आई। और आंध्र प्रदेश क्या, महाराष्ट्र में देख लो, कर्नाटक में, सब जगह यही हाल है। और ये जो राजनीति है, ये चूंकि लुटेरों का गिरोह बन गई है, इसलिए हर लूटखोर नेता का बेटा और बेटी उसमें घुस रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आसान काम और क्या मिलेगा? चाय की दुकान भी चलानी पड़ती है तो मेहनत लगती है, यहां राजनीति में बिना मेहनत के लूटने को मिलता है। ना कोई मेहनत है, ना कोई मशक्कत है, ना कोई टैक्स देना है और ना किसी से कोई जवाबदेही है। लूटो लूटो, घर भरो, विदेशी बैंकों के खाते भरो, ये है हमारे देश में। तो मैंने कहा कि अभी एक रास्ता तो ये है कि हम सब फिर से महात्मा गांधी, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर का अवतार ग्रहण करें और इन नए काले अंग्रेजों को इस लूट की व्यवस्था से बाहर करें। ये एक रास्ता है। एक और रास्ता है दूसरा, कि हम सब कुछ ना करें, खामोश बैठे रहें। एक दूसरा रास्ता और है, खामोश बैठे रहें और कहें जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाने वाले हो। ये दूसरा रास्ता है। हाँ, और इस रास्ते पर हमको भटकाने वाले 10-20 नहीं है, सैकड़ों लोग हैं, रोज आते हैं।
और माला पकड़ा देते हैं कि राम 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 राम, राधे 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 राधे, राम 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 राम, राधे राधे, बस यही करो, देश तो ठीक हो जाएगा। और ज्यादा उनसे तर्क करो तो कहने लगे तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, देश लुट रहा है अच्छा हो रहा है, आगे लुटेगा और अच्छा होगा। वो हमको समझाते हैं और इसी को धर्म कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं। और आजकल धर्म के व्यापार करने वालों की बाढ़ आई हुई है। हां, बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है उनकी। एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड़ लेके जाएगा, दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो 15 करोड़ लेके जाएगा। और आप जैसे भोले भाले मूर्ख लोग डालते हैं उनके पात्रों में, ले जा भाई, ये बापू नहीं है, डाकू है। बापू नाम तो शर्म आती है कहते हुए। कहीं से 10 करोड़ लूटो, कहीं से 20 करोड़, कहीं से 25 करोड़। और आप लोगों की मजबूरी है कि काले धन का करें क्या, इनकम टैक्स वाले पकड़ते हैं तो ये बापुओं को देते रहते हो आप, क्या करें उसका। और ये बापू लोग हमें सिखाते रहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वाह वाह। मैंने देखा है क्या क्या पाखंड और नौटंकी चलता है। भगवान राम की कथा कहने आते और भगवान राम की जिंदगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हम में वीरता पैदा करें, जो साहस पैदा करें। राम की जिंदगी में बहुत सारा हिस्सा साहस का है, वीरता का है। जब 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए राम, तो हमको सुनाई जाती है राम की जो कथा ना, उसमें कहते हैं राम ने 14 साल एक ही काम किया, हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, हाय सीते, ये सुनाते हैं हमको। हाँ, यही सुनाते हैं निकाल के कहानी में से। और मैं कहता हूं कि राम को अगर हाय सीते हे सीते हाय सीते यही करना था 14 साल, तो दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लिया। सैकड़ों राजा तैयार थे अपनी राजकुमारियों को राम को देने के लिए, वो तो कर लेते दूसरा विवाह। क्योंकि हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, एक स्त्री के लिए अगर वो इतने ही बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, दूसरा विवाह कर लेते। तो ये सब चुप हो जाते हैं, फिर बात नहीं करते। फिर मैं उनको रामायण में से निकाल के दिखाता हूं, देखो राम ने हे सीते हाय सीते कहा नहीं कहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 14 साल वन में रहते हुए सैकड़ों राक्षसों का संहार किया उन्होंने, मारा उनको और धर्म राज्य की स्थापना कराई। ये कहानी नहीं सुनाते क्योंकि इससे वीरता पैदा होती है। तो राम का जो वीरत्व है वो नहीं सुनाएंगे आपको। ये जो वक्तव्य आपने सुना आदरणीय राजीव भाई दीक्षित का, हमें अफसोस है कि वो हमारे बीच नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई। वन ऑफ द ब्रिलियंट ब्रेन एंड फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग ऑफ इंडिया वी लॉस्ट। दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार हमें उद्वेलित कर रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं। और मैं आज अपने सुधी दर्शकों से यह बात शेयर कर रहा हूं, हमारा जो ये टेलीविजन नेटवर्क है, ये गुडी गुडी बात में आने वाली नहीं है। न्यूज के दूसरे एलिमेंट्स चलते रहेंगे हमारे नेटवर्क पे, लेकिन हम अगर आपके बीच कोई टेलीविजन लेकर के आए हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं, तो उसका एक ही उद्देश्य है, पूरे भारतीय जनमानस को स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और देश के बारे में सोचने के लिए मजबूर करना। देश सबसे पहले है, राष्ट्र सबसे पहले है। राष्ट्र को बचाने की मुहिम में हमारा यह पूरा नेटवर्क समर्पित है। और राष्ट्र तब तक नहीं बचेगा जब तक कि अभद्र, बेईमान, पूरी तरह से करप्ट राजनेता हमारा नेतृत्व करेंगे। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि इन भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ
अब आप जागृत होइए, जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, इन्हें पहचानिए और इन नेताओं का हिसाब किताब कीजिए। इनके चमक दमक में मत पड़िए। सारी राजनीतिक पार्टियों से पूछिए कि तुमने ये जो लूट का बाजार चला रखा है, इसे कब बंद करोगे? हमारी पूरी जनतांत्रिक पद्धति हाईजैक हो गई है। उसको वाकई में कुछ गिरोह के लुटेरों ने लूट लिया है और उस विचार को भी लूट लिया है। कोई किसी पार्टी का समर्थक बन गया है, कोई किसी पार्टी का समर्थक बन गया है। वो देश के बारे में, समाज के बारे में, इवन अपने परिवार के बारे में भी चिंतित नहीं है। इसीलिए देश समाज के बारे में चिंता शुरू कीजिए और एक एक करके उन लुटेरों का हिसाब लीजिए जो इस देश को तबाह कर रहा है, हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, सबका हिसाब लीजिए। राजीव भाई दीक्षित ने जो कहा, आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक नौजवान साथी जो हरियाणा में बहुत जबरदस्त अलख जगा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है कि उनका एजेंडा क्या है, लेकिन मैं जितना जानता हूं उससे मुझे लगता है कि शायद वो जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच है तो हम स्वागत करते हैं आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा का। कोविड के अभियान में हमसे मुलाकात हुई, लेकिन मैं उनकी जिजीविसा से और उनकी इस बात से काफी प्रभावित हूं। हम अपने साथी देवेंद्र भाई बल्हारा का स्वागत करते हैं। मीनाक्षी, उन्हें फुल स्क्रीन, हाफ ऑफ स्क्रीन पर लें आप। बहुत स्वागत है डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा। ये जो आज जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है, उस कार्यक्रम का एजेंडा यह है कि अब भारत में संपूर्ण रिफॉर्म, वो धूर्तता वाली रिफॉर्म नहीं जो किसी जमाने में 1974 में हुआ और आज उनके बारिश किस प्रकार के अभद्र, करप्ट, बेईमान साबित हुए हैं, वो संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता नहीं है। सही मायने में संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है। डॉक्टर देवेंद्र, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप भी ये महसूस करते हैं कि हां, देश में क्रांति की आवश्यकता है और जनता को दोबारा जगने की आवश्यकता है? आप भी ये स्वीकार करते हैं? नमस्ते आशुतोष भाई, और बाकी सभी दर्शकों को भी मेरी नमस्ते। नमस्ते। मैं आपको अगर आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं कि संपूर्ण क्रांति की जहां मैं आपको बात करूं, और जिस 1974 की आपने बात की है, 77 में जो आप मेरे ख्याल से जेपी आंदोलन की बात कर रहे थे कि संपूर्ण क्रांति हुई और जेपी आंदोलन से इस देश ने ऐसे ऐसे नेताओं को मतलब पैदा किया। बाद में वो नेता अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बने और फिर उन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया और देश को गर्त में डाला। मैं इस बात को आगे फिर लेकर के जाऊंगा कि ये बात अगर दोबारा भी होती है तो दोबारा भी ऐसा होगा, ये तय है। उसका कारण क्या है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि 1977 की क्रांति भी वैसे ही क्रांति थी जैसी अब आज के टाइम पर आंदोलन किए जा रहे हैं और करवाए जा रहे हैं। मैं देखता हूं कि जब निपा वायरस का ट्रायल होता है तो ऐसी जगह पर ट्रायल हो रहा है जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, केरल के अंदर कम्युनिस्ट की सरकार है। मैं देखता हूं कि पिछले 20-30 सालों में कम्युनिस्टों ने एक ऐसा जाल बिछाया आंदोलन करने का, और एक इस तरह से इतना यूनियन बना दी अपने सिस्टम के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते कि आज अगर रोडवेज में चले जाओगे आप तो 13 यूनियन है। सबसे पहली यूनियन आपको मिलेगी वो कम्युनिस्टों की मिलेगी। टीचर्स में जाएंगे तो वहां आपको 20+ यूनियंस मिलेंगी, लेकिन वहां सबसे पहली यूनियन कम्युनिस्टों की मिलेगी। मैंने कहा कि ये लोगों ने अपना फर्ज ठीक से नहीं निभाया तो नई यूनियन बनी थी, या इसका कोई और कारण रहा था? क्योंकि मैं क्रांति की दिशा वहीं से आंदोलनों से होकर गुजरती है, तो आंदोलन करने का काम ये यूनियन करती है। तो जब उसकी थोड़ी गहराई में जाकर के देखते हैं तो हम देखते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी एक यूनियन बना ली। अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने उस आदमी को पकड़ा जिसके अंदर भी थोड़ा सा अपनी पावर चलाने का, अपनी सत्ता दिखाने का, अपने आप को प्रेजेंट करने की भूख थी,
और उसको पकड़ करके उसे समाज के अंदर स्थापित करने के लिए उनको एक नई यूनियन का प्रधान बना करके खड़ा कर दिया। इसी तरह से जब किसी एक स्टेट के अंदर जब ज्यादा विरोधाभास होने लगे और 3-4 नेता बनने लगे, तो उनमें से किसी एक नेता को पकड़ के उस एक एक ये बोल दिया जाता है कि तुम एक काम करो, तुम एक नया स्टेट बनाने की एक आवाज उठाओ और तुमको उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ये पहले हुआ भी है और पहले जिसने भी संघर्ष किया और उसके बाद में वो उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी बन गया। अभी फिर इस देश के अंदर दोबारा ऐसे हालात बने हैं कि जो सत्ताधारी दल है वो इंटरनेशनल माफिया के दबाव में आकर के अपने ही देश के लोगों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे अनावश्यक दबाव बन रहे हैं कि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब ये गुस्सा एक वक्त में ऐसा बढ़ेगा और एकदम से ऐसा फूटेगा कि देश में फिर से क्रांति होगी। लेकिन उस क्रांति को उसी तरीके से मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल जो गैंग है उस गैंग ने पहले ही तैयारियां कर रखी है। उन्होंने पहले ही पॉइंट आउट किया हुआ है कि किस व्यक्ति को मीडिया में जाने का चस्का है, किस व्यक्ति को मतलब लोगों के बीच जाने का चस्का है, किसको पैसा कमाना है, किसको सत्ता हथियानी है। वो लोग बात करते हैं लगातार। जैसे हमारे ही संगठन के अंदर बात करते हुए एक व्यक्ति मंच से बोलेगा कि हमें अपनी सत्ता अपने हाथ में होनी चाहिए तो हम कोई चेंज कर पाएंगे, अगर हम पावर में होंगे तो चेंज हम कर पाएंगे, ऐसा कोई बात बोल रहा है। जहां फिर मेरी बोलने की बारी आती है तो मैं बोलता हूं कि जो आखिरी आदमी है समाज का उसको जगाए बिना आप सत्ता हासिल कर भी लोगे तो आपको बेईमान होना पड़ेगा, क्योंकि आपको चलाने के लिए इन्हीं जो ब्यूरोक्रेट्स है इनकी मदद लेनी पड़ेगी। आपको इन नेताओं का बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आपको इस पूरे के पूरे सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा और वो लॉबिंग दोबारा से होकर आपकी आवाज नहीं आ रही है देवेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज बखूबी आ रही है। हाँ हाँ अब आ रही है। कहां से नहीं आई थी? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। तो ये नेता क्या करते हैं, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एक संगठन का नेता है या कोई भी एक व्यक्ति है जिसको ये मालूम है कि ये इस इंटरनेशनल माफिया से मुक्ति कैसे दिलाई जाए, उसको पहले मनाने की कोशिश की जाती है। पहले उसको फिर मानता नहीं है, लॉजिक से नहीं मानता है तो उसको खरीदने की कोशिश की जाती है। फिर उसे पद का लालच दिया जाता है और पद के लालच के बाद में फिर उसको धमकाया जाता है। अगर वो उससे भी नहीं मानता तो उसके बाद वो धमकाया जाता है, और जब वो नहीं मानता है तो आखिर में उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। राजीव दीक्षित भाई को भी ऐसे ही रास्ते से हटाया गया, पूरा तय है ये। हमने सीबीआई से इसकी मांग करने, मतलब सीबीआई से इसकी जांच को पूरी तरह से कि उनकी मौत कैसे हुई थी अचानक से, इस पर भी। इसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी यही हुआ था, राजीव गांधी के साथ यही हुआ था, इंदिरा गांधी के साथ यही हुआ था। मैं ये समझता हूँ 50 साल लगे इस इंटरनेशनल माफिया को दोबारा से उस देश को गुलामी के लेवल पर लाने में, जो इंदिरा गांधी ने इनके खिलाफ काम किया था। हर चीज को नेशनलाइज करके, बैंकों को भी नेशनलाइज कर दिया, एयर इंडिया भी जो टाटा के हाथ में थी उसको भी नेशनलाइज कर दिया, और इस तरह से तमाम इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज कर दिया। और इनको अब दोबारा से 50 साल के बाद मौका मिला है, ऐसी सरकार लेकर के आए हैं कि अगर इनको कोई अमेंडमेंट करना पड़े तो भी कर लें। और इतनी इनको मेजोरिटी दी गई है कि ये सारी की सारी वो काम करे जो वापस प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाए। तो मैं जो उस आंकड़े की तरफ जा रहा था कि जो भी नेता को जो चाहिए वो लोग पूरी तरह से उनकी पूरी गतिविधियों के ऊपर नजर दौड़ा करके हर आदमी को देख रहे हैं इसको क्या चाहिए, और उसके हिसाब से वो अपनी योजना बना रहे हैं कि क्रांति में से किसको किसका हिस्सा कितना दिया जाएगा। मैं जैसे आपने बोला कि आपने शुरू में बोला था कि आपको नहीं मालूम है हमारा क्या एजेंडा है। असल में सही में बताया जाए तो हमको खुद भी नहीं मालूम है कि हमारा क्या एजेंडा है। पहले मैं आपको अपनी उस यात्रा की तरफ अगर थोड़ा सा बताऊंगा तो मुझे भी ऐसा लगता था आज से 3-4 साल पहले, मतलब 4-5 साल पहले, कि यदि मैं कहीं का विधायक होता या सांसद होता तो मैं बहुत चेंज ला पाता और मैं बहुत बदलाव कर सकता था। लेकिन जब हम इस सिस्टम के अंदर घुस करके इसको जानने की कोशिश की थोड़ी गहराई से, तो मुझे पता चला कि ये सांसद और जो विधायक है ना, ये तो उस माफिया के, जो माफिया इनको कंट्रोल करता है, उनके कुत्ते की तरह काम करते हैं, उनके फालतू होकर के काम करते हैं। तो फिर हम क्या करें? क्या केवल आंदोलनों से काम चल जाएगा,
या क्या केवल इस बात से चर्चा चल जाएगी कि आप सत्ता का परिवर्तन कर दोगे तो उससे काम चल जाएगा क्या? और यही बात राजीव भाई दीक्षित ने कही थी कि ये जो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक से एक लुटेरी गैंग है, आप ये लूटने का काम इनका है और ये उन अंतरराष्ट्रीय ताकतों के साथ मिलकर इस देश को लूटने पर लगी हुई है। आप अगर पार्टी बदल भी दोगे, आप अगर सरकारों को बदल भी दोगे, तो भी व्यवस्था नहीं बदलने वाली है। और इसीलिए उन्होंने जो नारा दिया था वही नारा जनता सरकार मोर्चा ने दिया है, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का। वो व्यवस्था परिवर्तन बहुत जरूरी है और उसके लिए क्रांति की जरूरत है, मेरा ऐसा मानना है। सत्ता परिवर्तन तो फिर अपने आप हो जाएगा, अगर व्यवस्था परिवर्तन हो गई, अगर लोगों को असल में अपने अधिकार समझ में आ गए, तो फिर हमारे लोगों के ऊपर नजर दौड़ाओगे तो आपको दिखेगा कि हमारे लोगों में किसान ने नेता को अपने हल में जोता हुआ है और पीछे से वो जो हंटर है वो पीछे से ऐसे लगाया हुआ है कि तुम अगर उल्टे रास्ते चले तो तुमको ऐसे ही बैलों की तरह सीधा कर दिया जाएगा, जैसे किसान अपने खेत में बैल को सीधा रखता है। तो ये जरूरी है कि क्रांति, जो नई क्रांति जिसकी आप बात कर रहे हो, वो होगी। उसको कोई मतलब कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसका रीजन है क्योंकि इन्होंने जो व्यवस्था बनाई हुई है और जो नई व्यवस्था लाना चाहते हैं, जिसमें कंप्लीट कंट्रोल और कंप्लीट सर्वेलेंस जरूरी है, उस व्यवस्था को लाने के लिए इनको पुरानी व्यवस्था ढहानी पड़ेगी। आप देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। आप देखेंगे कि पूरे सिस्टम के अंदर पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है, किसी से कोई काम नहीं हो रहा है। पुलिस व्यवस्था भी चरमराई हुई है, फौज में भी यही हाल है, टीचर्स का भी यही हाल है। स्कूलों के बाद आप किसी खेल प्रांगण में चले जाएंगे, स्टेडियम में, वहां भी यही हाल है। और किसी डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, हेल्थ का तो इससे भी बहुत ही बुरा हाल है। अस्पतालों से वो भीड़ मतलब सहन ही नहीं हो रही है। मतलब सारी व्यवस्था एकदम से चरमराने को है। लोग पता नहीं क्यों बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जितना बुरा हाल है उसके हिसाब से लोगों को अब तक तो उनका गुस्सा फट जाना चाहिए था कि इन हरामियों को एकदम से सबक सिखा करके इनको वहां से भगा दिया जाए। बट फिलहाल क्योंकि कोई नया रास्ता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए जनता पीसी जा रही है और पीसी जा रही है। और इधर से जनता इंतजार कर रही है कि व्यवस्था कब ध्वस्त हो, उधर से वो अंतरराष्ट्रीय माफिया इंतजार कर रहे हैं कि कब ध्वस्त हो। और जिस दिन इस देश में क्रांति आएगी, ये व्यवस्था ध्वस्त आपने होगी 100%। आपने थोड़ा सा असंसदीय भाषा का एक शब्द असंसदीय आ गया, तो मैं उससे थोड़ा सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि गुस्सा तो है, एंगर तो है, लेकिन नियंत्रण में रहे। और ये बात मैं आपने ये कहा है। असल में क्या है कि मैं इसके लिए माफी चाहूंगा सभी दर्शकों से कि मैंने इन लोगों के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए बात करें। नहीं, क्या आप वाकई में ये पूरी तरह से आप सहमत हैं इस बात से कि अब देश में कोई व्यक्ति, कोई नेता राजनीतिक पार्टी में ऐसा नहीं है जिसे हम ये कह सकें, जिस पर हम भरोसा कर सकें? अभी वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में किसी राजनीतिक पार्टी में कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है आपको? कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है? जितना मैंने इनको जानने की कोशिश की है आशुतोष जी, उतना मैं कह सकता हूं। मैं क्योंकि हरियाणा की राजनीति और अगर केंद्र की राजनीति पर जितनी मैं नजर दौड़ा पाया हूं, मेरे हरियाणा में मुझे अभी तक कोई ऐसा नेता नजर नहीं आया है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे बोला हो, जो इनके 2.5 साल के तानाशाही पर बोला हो, जो हमारे मौलिक अधिकारों के हनन पर बोला हो, जो जुडिशरी के मतलब टूट कर बिखरने पे बोला हो। मुझे तो ऐसा कोई नेता नजर में नहीं आया है अब तक। और केंद्र के लेवल पर भी मतलब मुझे कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल पर नहीं लगती है कि देश में राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई ऐसी पार्टी होगी जिसका कोई नेता बोला होगा। एक नेता है जिसने कहा था कि ये जो जबरदस्ती है ये नहीं चलेगी, पप्पू यादव बिहार में, सिर्फ एक नेता बोला था। उसको भी मैं ये नहीं कह सकता कि वो कोई विजनरी नेता होगा जिसको मालूम होगा कि अंतरराष्ट्रीय गिरोह क्या कर रहा है। वो अपने लोगों को बचाने के लिए बोल रहे थे, इतने तक तो है। उसके अलावा कोई और नेता मुझे तो नहीं समझ में आया, ना मुझे दिखाई दिया। और अगर मेरे से मिस हो गया हो तो आप बता सकते हैं, मुझे ठीक कर सकते हैं। नहीं, डॉक्टर अरुण कुमार ने काफी बहुत जबरदस्त कब बोला था, और चिराग पासवान जी ने भी पटना में आकर के बोला था। एक दो नेता हैं जो इस प्रकार से बोल रहे थे, उस वक्त भी बोल रहे थे और आज भी बोल रहे हैं, बड़ी मजबूती से बोल रहे हैं। डॉक्टर अरुण कुमार और चिराग पासवान दोनों ने उस वक्त हमारा साथ दिया था, और मैं समझता हूं कि मैं तो बहुत आभारी हूं उन दोनों नेता का। और वो खुल करके पटना में आए थे, हमारी सभा में भी आए थे, हमारी कार्यक्रम में भी आए थे, डॉक्टरों की सभा में आए थे।
मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं कि आज देखिए कितनी इंपॉर्टेंट घटना हो रही है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के ऊपर चर्चा हो रही है। सरकार से अपॉइंटमेंट के फाइल मांगे गए हैं कि आपने किस प्रोसीजर का पालन किया है, उस पर चर्चा हो रही है। इतना महत्वपूर्ण इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के ऊपर इतनी महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है, किसी भी टेलीविजन चैनल पे वो खबर नहीं, किसी भी टेलीविजन चैनल पे। तो नेता के साथ साथ उनके गिरोह में ये जो लुटेरे का जो गैंग है, उस गैंग को और कौन कौन लोग हैं जो सपोर्ट कर रहा है? क्या हमारी मीडिया के लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं? ये भी बात स्वीकार करना पड़ेगा हमें खुल करके। देखिए आशुतोष भाई, इसमें अगर हमें समझना होगा तो आपको सिर्फ दो चीजें समझनी है कि ये खेल क्या चल रहा है। सत्ता से पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये कमाने का खेल चल रहा है। जब कोई भी चुनाव आता है, चुनाव को पहले इतना महंगा कर दिया जाता है कि आप एक आम इंसान तो चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसको तो ये लगता है कि जैसे ये तो काम या तो अमीरों का है या सबसे गंदे भ्रष्ट लुटेरे लुच्चे गुंडे बदमाशों का है। उसको ऐसा लगता है कि वहां केवल वही जगह है। और फिर रही सही बात, थोड़ी सी कसर और हो जाती है। जैसे कोई समाज में अच्छे काम करने लगता है, कोई सामाजिक जीवन अपना जीने लगता है, तो इन्हीं के गैंग के लोग उसको बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अरे ये तो राजनीति करने के लिए आया है। और लोगों में ऐसा महसूस होने लगता है लोगों को कि राजनीति बहुत गंदी चीज है और ये केवल गंदे लोगों के लिए बनी है, अच्छे लोगों को तो वहां जाना ही नहीं चाहिए, और अगर अच्छा व्यक्ति वहां जाएगा तो वो भी गंदा हो जाएगा। ऐसा भ्रम इन्होंने फैलाया और इसके ऊपर सबसे बड़ी स्टैंप लगाने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने। लोगों ने बहुत भरोसा किया कि ये बहुत ईमानदार व्यक्ति निकलेगा, लेकिन वो भी उसी गैंग का आदमी बन गया वहां जाने के बाद। और उसकी वो बात सच हो गई जो रामलीला मैदान में उसने बोली थी। आपकी आवाज थोड़ी सी रुक रुक करके आ रही है, थोड़ा देखिए तो क्या परेशानी है। एकदम सही है मेरे पास तो यहाँ। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। तो इस पूरी की पूरी मुहिम के ऊपर या उनकी सोच के ऊपर स्टैंप लगाई फिर अरविंद केजरीवाल ने। आपको याद होगा रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की एक बात बड़ी मशहूर हुई थी कि सारी प्रॉब्लम इस कुर्सी में है, जो भी व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठता है वो बेईमान हो जाता है और वो इस तरह के काम करने लग जाता है, देश को लूटने लग जाता है। उसने जो विश्वास तोड़ा समाज का, वो विश्वास दोबारा नहीं बना पाए लोग बाग अपने किसी व्यक्ति के ऊपर खास तौर पे। फिर वो समझते हैं कि चुनाव इतना महंगा हो गया, मतलब पैसे से लड़ा जाएगा। अब पैसा लड़वाएगा अगर, तो जो इंडस्ट्री पैसा देगी किसी को चुनाव लड़ने के लिए, वो इंडस्ट्री अपने लिए फिर नीतियां बनवाएगी, अपने लिए पॉलिसीज बनवाएगी। तो आपको अगर समझना है तो आपको ये देखना है कि चुनाव के दौरान पॉलिटिकल लोगों को चंदा कहां कहां से मिला था, और जिन लोगों से चंदा मिला था उनके हाथ किस किस मीडिया हाउस में है, ये आपको समझना पड़ेगा। मतलब मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई थी 2020 में, जब एनडीटीवी के अंदर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, जब स्टार न्यूज को मतलब जो है वो बदल करके एबीपी न्यूज बनाया, तब किसका पैसा लगा है, आज तक के अंदर किस किस कंपनी का पैसा लगा है, यहाँ तक कि अल जजीरा और बीबीसी के अंदर भी बिल गेट्स का पैसा लगा हुआ है। अब ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि अगर वाशिंगटन पोस्ट कुछ लिख रहा है तो ये वही लिखेगा जो ऊपर वाला इंटरनेशनल माफिया लिखेगा। आज वाशिंगटन पोस्ट ने कुछ लिखा है जो इस पूरे षड्यंत्र के खिलाफ, तो हमें ये मालूम पड़ने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इन लोगों को पता लगा कि अब हमें इस सिस्टम को ध्वस्त करना है। यानी आप इसको समझिएगा, जिस टाइम नरेंद्र मोदी को बनाना है तब तक सारा मीडिया मोदी के फेवर में बोलेगा और उसके अगेंस्ट में बोलेगा जो भी व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है। जिस वक्त उस इंटरनेशनल माफिया को इनको हटाना होगा, इस मीडिया को सिर्फ इतना ही कहना है कि अब सच्चाई दिखाना स्टार्ट कर दो। अब सच्चाई दिखाना स्टार्ट करने के बाद जिसको ज्यादा घंटे मिलने शुरू हो जाए अपोजिशन लोगों को, समझ लीजिए अब उसके लिए पूरी बैटिंग चल रही है और अब उसके लिए पूरा खेल चालू होगा। तो मीडिया हाउसेस के जो मालिक हैं वो आपको वही लोग मिलेंगे जिनके सेंसेक्स के अंदर और शेयर मार्केट के अंदर टॉप पे शेयर चल रहे हैं। ये बात आम इंसान को समझनी पड़ेगी, आम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि मीडिया का मतलब है
मीडिया, हिब्रू में जो मीडिया है, मीडिया की जो स्पेलिंग है MIDIA, वो मीडिया का मतलब है गोडेस ऑफ इल्यूजन, भ्रम की देवी। यानी इसका काम ही केवल ये है। आप मेरी आपने पास आवाज नोटिस, नहीं आई, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। दर्शक कह रहे हैं कि आवाज ठीक आ रही है, लेकिन मेरे पास नहीं आ रही है आपकी आवाज। फिर से बोलिए, मीडिया का क्या मतलब है हिब्रू में, बताइए। मीडिया का मतलब है गॉडेस ऑफ इल्यूजन, भ्रम की देवी। हम्म यानी केवल भ्रम हम्म पैदा करने के लिए ही मीडिया को लाया गया था, इसका पर्पस ही केवल ये हम्म था। मैं एक आमतौर पर इसके समझाने के लिए समझाता हूं आम लोगों को कि जब भी आर्मी का या किसी भी डिसिप्लिनरी फोर्स का कोई जब मेडिकल होता है, तो उस मेडिकल के अंदर एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, जिसमें रंग भेदन चेक किया जाता है कि इस आदमी को रंगों का भेद है या नहीं। तो एक दीवार के ऊपर एक तस्वीर होती है जिसमें डॉट्स लगे होते हैं, उन डॉट्स के अंदर ही हिडन कलर्स होते हैं और उसमें कोई अक्षर या कोई शेप छिपी होती है। उस शेप को बताना होता है कि आपको उन कलर्स के बीच में आप कोई छांट पाते हैं कि नहीं पाते हैं। और इसी तरह से जब आप थोड़ा सा हिप्नोटिज्म की तरफ जाएंगे, वहां पर भी कलर्स के माध्यम से भी हिप्नोटिज्म किया जाता है और आवाजों के माध्यम से भी किया जाता है। तो जो आपकी स्क्रीन है, टेलीविजन जो स्क्रीन है, इसका अगर आप पेटेंट की गहराई में जाएंगे एंड में, तो इसका पेटेंट भी माइंड कंट्रोल सिस्टम के लिए ही हुआ पड़ा है। कि जो ट्यूब थी आपकी, ट्यूब पहले जो टेलीविजन की ट्यूब होती थी पूरी लंबी पीछे चलती थी, और जो आज की जो स्क्रीन है, इसका काम क्या है कि आपकी सीधी यहाँ जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके ऊपर अटैक करके आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देती है। और रही सही बात, फिर पूरा लिटरेचर के माध्यम से करा जाता है। आपको ध्यान हो, जब आप छोटे थे, जब हम छोटे थे, तो एक प्रस्ताव आता था टेलीविजन की भूमिका या सिनेमा की भूमिका समाज के अंदर, और उसके अंदर एक पहली लाइन जो हर व्यक्ति अपने प्रस्ताव में लिखता था, वो ये था कि सिनेमा समाज का आईना होता है। दरअसल ये भ्रम फैला दिया कि सिनेमा समाज का आईना होता है, असल में होता इसका उल्टा है, समाज सिनेमा का आईना होता है। यानी ये इंटरनेशनल जो लोग, जो इंटरनेशनल कबाल है, जो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये जैसा समाज बनाना चाहते हैं वैसी चीजें टेलीविजन के ऊपर दिखाना शुरू करते हैं। जैसे अभी ट्रांसजेंडर इनको प्रमोट करना है, जैसे इनको मोनोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करना है, तो उसके लिए अब आपको एक भी सीरियल, एक भी फिल्म ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर गे लव या फिर लेस्बियंस को प्रमोट ना किया गया हो या उनको ना दिखाया गया हो। मतलब समाज के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बच्चे को ये सिखाया जाता है। आप ऑनलाइन एजुकेशन के पोर्टल्स की तरफ जाएंगे, तो जितने बड़े ऑनलाइन एजुकेशन के पोर्टल्स हैं, वो आजकल सिखा रहे हैं छोटे बच्चों को एलियंस के आने की कहानियां। और एक मतलब कहानियां, मतलब उसमें अगर 2+3 भी बता रहे हैं, तो 2 एलियन थे, 3 एलियन और आ गए, ऐसी कहानियां बता रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में उस चीज को एक्सेप्ट करने लगे कि जो ये प्रोपेगेंडा रचने वाले हैं उसके लिए। क्लाइमेट लॉकडाउन के नाम, जो क्लाइमेट चेंज के नाम पर जितना षड्यंत्र चल रहा है, ये भी मीडिया के नाम पर ही चल रहा है। जो पिछले 2.5 साल में चला, ये सारा का सारा मीडिया के नाम पर ही चला। और लोगों की सोच को डिफाइन करने का काम मीडिया कैसे करता है चुनाव के दौरान, इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जिस दिन भी किसी भी इलाके के अंदर चुनाव अनाउंस होता है और चुनाव आयोग डेट निर्धारित करता है, उसके बाद के 1 हफ्ते के सारे इंग्लिश और हिंदी के न्यूज़पेपर्स के ऊपर नजर दौड़ाएंगे, तो उनकी हेडिंग्स आपको ये बताती मिलेगी कि इस हलके में इस जाति के इतने वोटर हैं, इस धर्म के इतने वोटर हैं, इस पार्टी के इतने वोटर हैं। ये नहीं बताएंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी या इस पार्लियामेंट के क्या क्या मुद्दे हैं, और लोगों को मुद्दों पर बोलना नहीं बताएंगे। ये बताएंगे कि वोटिंग जो है वो किस बेसिस पर होनी है, और लोग उसी के हिसाब से इंक्लाइंड होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको बोलना है कि नहीं बोलना है, किसके खिलाफ क्या बोलना है, अपना मत किसको देना है, कहां आप अपने वोट को ये मानते हैं कि ये विजयी तरफ जा रहा है या फिर पराजय की तरफ जा रहा है, ये सारा काम मीडिया का ही है। मीडिया इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और मेरा आपका बात को मैं 100% समर्थन देता हूं कि जो भी मतलब मीडिया करता है, ये वही कर रहा है जो भी ये इंटरनेशनल माफिया और जो बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं, जो पूंजीपति लोग करते हैं, और सरकारों का एक मुखपत्र बनकर रह गए हैं आज के टाइम के सारे न्यूज चैनल्स और अखबार। आपको आवाज नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही है, आप बिल्कुल आ रही है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं, आप जो इशारा कर रहे हैं
देवेंद्र जी, मुझे लगता है कि उस पर गंभीरता से बात करनी बहुत जरूरी है और भारतीय जनमानस को इसे पकड़ना चाहिए। लेकिन आपको लगता नहीं है कि आप जो ये बात कह रहे हैं आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कह दिया जाएगा? कैसी कैसी बहकी देखिए बहकी बात कर रहे हैं आप। क्या होता है, जो 2.5 साल पहले जो हमारी जबान से जो भी निकला और जो हमने लोगों को बताया वो कॉन्स्पिरेसी थी उस वक्त, लेकिन आज वो सच्चाई के रूप में सामने आ रही है। डॉक्टर बीआरसी ने बताया था कि कार्डियक अरेस्ट की, ब्रेन हैमरेज की और पैरालिसिस की बाढ़ आने वाली है। ये बताया था उस वक्त, हम भी बताते थे सड़कों पर जा जाके। आपने पुरानी अगर हमारी वीडियोस और ऑडियो सुनी होगी, हम लोग जा करके पीएचसी में घुस जाते थे और लोगों को समझाते थे कि ये तुमको बचाने के लिए नहीं चल रहा है, आप इसको समझिए। और उस वक्त लोग हमको ये बोलते थे कि क्योंकि ये मेरी कुछ वीडियोस थी जिसमें हम लोग मोदी का विरोध करते थे, जबकि सच्चाई ये है कि जो भी उस वक्त जिम्मेदार सरकार ही जिम्मेदार होगी तो सरकार से ही सवाल पूछेंगे। सरकार का मतलब मोदी था तो हम वो बोलते थे। तो लोगों को लगा कि ये तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये मोदी सरकार का विरोधी है। जब पता लगा कि कांग्रेस भी यही कर रही है, आम आदमी पार्टी भी यही कर रही है, ममता बनर्जी भी यही कर रही है, उद्धव ठाकरे भी यही कर रहा है, अशोक गहलोत भी यही कर रहा है, चाहे हिमाचल की सरकार हो चाहे केरल की सरकार हो, हर सरकार यही काम कर रही है। तो फिर मालूम पड़ता है कि यार ये इस तरह से सबके खिलाफ बोल रहा है तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है। और जब कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने अपनी बात जारी रखी, आज हर व्यक्ति जो हमको कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोला करता था, आज हर व्यक्ति ये कह रहा है कि आपकी बातें सच हो रही हैं। अब मैं फिर से आपको आने वाले 3-4 सालों के बाद की बात बता रहा हूं, तो अब फिर से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोल देंगे। अब G20 सम्मेलन हुआ, देखिए कमाल की बात, मैं आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ। G20 सम्मेलन से पहले COP27 हुआ। COP27 में क्या हुआ, जब वहां उस काउंसिल के अंदर जब पर्यावरण के ऊपर चर्चा होने लगी तो किसी ने ये नहीं बताया कि भाई जी इसको जो स्पॉन्सर कर रहा है, इसको जो फंडिंग कर रहा है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो कोका कोला कर रही है कंपनी। क्या आपको नहीं मालूम है कि कोका कोला इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक की बोतल बनाने वाली कंपनी है? देश ने दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन कोका कोला फैला रही है और वो क्लाइमेट चेंज पर बात कर रही है, वो पर्यावरण प्रदूषण पर बात कर रही है। ऐसे मती मारने की कोशिश चल रही है। अब G20 सम्मेलन पे भी किसी की नजर नहीं गई। G20 सम्मेलन में पीछे जो बैकड्रॉप के अंदर आपने देखा होगा जो लोगो थे, वो थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लोगो, और एक कोने में ऊपर लिखा था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। अब ये वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या है, इसके बारे में तो हम आपको 1 साल भर पहले से बता रहे थे कि भाई जी आने वाले वक्त में हर देश की सेना को खत्म किया जाएगा। अपने देश में अग्निपथ आया, तब हमने बोला कि ये सेना को खत्म करने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा इजराइल में भी तो ऐसा होता है। हमने कहा इजराइल में लोग बाग मजबूरी है वहां आर्मी के अंदर जाना, तो इसलिए हर व्यक्ति की वहां ड्यूटी बनती है। यहाँ पर मजबूरी नहीं है, यहाँ तो लोग शौक से भी जाते हैं आर्मी के अंदर, और ये आर्मी अपने देश की होनी जरूरी है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, जिस वक्त अंग्रेज भारत में आए थे पहली बार, 1 लाख लोगों की आर्मी उनके पास थी, और भारत के पास किसी राजा के पास अपनी स्थायी सेना जो उतनी बड़ी नहीं थी। तो सारे के सारे जो मतलब राजा थे वो अपना अपना राज हारते चले गए, जिन दिन से वो लड़ते चले गए। अभी क्या हो रहा है, आने वाले टाइम में एलियंस के अटैक का प्रोपेगेंडा चलेगा। अब ये बात मैं आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के तौर पे कह रहा हूं, तो आप मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कह सकते हैं अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते हैं तो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्लाइमेट लॉकडाउन के नाम पर भी बंद करने का षड्यंत्र चलेगा। उससे नहीं मानेंगे तो एक नई महामारी आएगी। आजकल 5 राज्यों में मीजल्स के बारे में बातचीत चल रही है। ये बात भी हम 2 साल से बोल रहे हैं कि इसके जाने के बाद नया वेरिएंट आएगा, वेरिएंट जब खत्म हो जाएंगे तो नई महामारी आएगी। अभी मीजल्स चालू करिए इन्होंने, मीजल्स के छोटे छोटे बच्चों को टीके लगाने शुरू करेंगे अब ये लोग। फिर पूरी दुनिया के अंदर जब इनको आर्मी खत्म होने का जब कगार पर पहुंचेगी, तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड की एक आर्मी बनाएंगे। तो अभ्यास के नाम पर इस देश में नाटो की आर्मी आएगी, लगभग 1 लाख लोगों की आर्मी। उसको अभी फिलहाल फंडिंग जो है वो ही वर्ल्ड बैंक या फिर यूनाइटेड नेशंस कर देगा। अब नाटो की जब आर्मी आएगी, वो पहले अभ्यास के नाम पर आएगी, बाद में कंट्रोल करना स्टार्ट करेगी। हमारे लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, आरपीएफ है, जितनी फौज है उसकी मदद, और प्लस नाटो की आर्मी के साथ में। और उसके बाद पूरे वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट बनेगी। उस गवर्नमेंट के अंदर जो लीडरशिप है वो इसी तरह से नरेंद्र मोदी को सौंपी जाएगी।
अब नरेंद्र मोदी ने जो 200 टन सोना था एक बार, 400 टन सोना था दूसरी बार, जब इंग्लैंड पहुंचाया था, तो मुझे लगता है शायद वो इसी ताजपोशी की खेप रही होगी, उसी की रिश्वत रही होगी, जो 2014 में सरकार बनते ही भेजी थी, वो आपको शायद मालूम होगा। अब इस नाटो का जो प्रधान बनेगा, कि पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उसका प्रधान जो है, उसका प्रेसिडेंट जो है, वो नरेंद्र मोदी को बनाया गया। तो जो धर्म के अंधे हैं लोग, जिनको धर्म के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं, उनको कहा जाएगा कि पूरी दुनिया में तुम्हारे नेता की साख इतनी है कि वो विश्व गुरु बना रहा है भारत को। जबकि सच्चाई ये है कि भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है चाइना के बाद में, और भारत से ही हर बार ये लोग हारे हैं। इसीलिए भारत के ही लोगों को काबू करने का इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता इनको नजर में नहीं आ रहा है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ये नहीं बना पाए हैं, ना पूरा सीसीटीवी कैमरास लगा पाए हैं, ना इतना इंटरनेट का और 5G का ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाए हैं, ना ही लोगों को इतने बड़े लेवल पर ये बरगला पाए हैं, क्योंकि भारत में ऐसी बहुत सी जगह है जहां टेलीविजन नहीं है, जहां एजुकेशन नहीं है, जहां इनका प्रचार तंत्र नहीं पहुंच पाता है। और क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों के प्रभाव में ये लोग रहते हैं, तो हो सकता है जो केंद्र की सरकार प्रमोट कर रही है वो वहां तक नहीं पहुंचता और वो उस लेवल पर उसको सीरियसली नहीं लेते हो। इसीलिए पूरे भारत में एक एजेंडा चलाने के लिए जरूरी है कि पूरे देश को एक रंग में रंगा जाए। फिर एक देश एक टैक्स, एक देश एक वर्दी, आपने देखा होगा आर्मी की पुलिस की वर्दी एक हो जानी चाहिए, ऐसा भी सजेशन दिया है। CISF जो है वो प्राइवेट लोगों को तैयार करे, ऐसा भी सजेशन दिया है। आर्मी के 4 साल के बाद में जब बाहर आएंगे तो जो प्राइवेट लोग हैं वो अपनी आर्मी बना पाएंगे, ऐसा भी कानून आया है। एविएशन के नाम पर जो ड्रोन्स के उड़ने की जो कंडीशंस है वो भी बदली जा रही हैं, और जो व्यापार करने को भी इस तरीके से टफ किया जा रहा है कि जो आम इंसान है उसका व्यापार करना मुश्किल हो जाए, और जो केवल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं केवल वो ही कर पाए जो इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा देती हैं। और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था, पिछले वाले इलेक्शन कमीशन ने, कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आप लोग पारदर्शिता की उसमें क्यों नहीं लेकर आते हैं। आपको अपने देश के एक एक नागरिक की एक एक जानकारी तो तुमको तो चाहिए, लेकिन तुम अपनी जानकारी क्यों नहीं देते हो, ये बात बड़ी सोचने की है। तो आप ये कह रहे हैं कि 2011 में जो ये फ्रॉड व्यक्ति आया राजनीति में, जो लोगों की भावना से खेला, लोगों की जज्बात से खेला, झूठ बोला, और हो सकता है कि उस वक्त इनके इंटेंशन सही हों, लेकिन मुझे इसमें एक बू आ रही है कि ये जो इंटरनेशनल ऑपरेटर्स हैं, इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, वो ये देखते रहता है कि जनमानस में कहाँ अब रिजेंटमेंट है, कहाँ गुस्सा है, तो उस गुस्से को कोई दूसरी दिशा देने के लिए कोई नया ग्रुप तैयार कर लेता है। और केजरीवाल वही है। केजरीवाल जो है वो उस गुस्से का एक प्रकार से प्रस्फुटन है, जिसको कि एक दिशा दे दी गई, फिर उसको पॉलिटिकल पार्टी बना करके और उसी केजरीवाल से बुलवाना शुरू कर दिया गया कि भाई बोलना शुरू करो कि पार्टी में अगर रहना है, पॉलिटिकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहना है तो पैसे चाहिए, पैसे के लिए तो हमें सबसे ये करना पड़ेगा, समझौते करने पड़ेंगे और तमाम तरह की बातें करनी पड़ेगी, ये उनसे कहलवाया गया। तो क्या हमारे देश की जनता, चूंकि मीडिया उसको ये सूचना पहुंचा नहीं रही है, कहीं किसी पाठ्यक्रम में ये है नहीं, जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टरी में लगे हैं, जो वकील हैं वो वकालत में लगे हैं, जो प्रोफेसर हैं वो जो उनके पास जो टेक्स्ट बुक है उसी पढ़ाने में, उसी में व्यस्त हैं, वो साइंटिस्ट को उससे फुर्सत नहीं है, जो कामगार हैं दिन दिहाड़ी करने वाले उनको अपनी रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है। ऐसे में समाज में ये जो सूचना है, राजनीतिक पार्टियां उनके कब्जे में हैं पूरी तरह से। तो राजीव भाई जो ये कह रहे थे कि ये लुटेरे का गैंग है, मैं तो कह रहा हूं कि लुटेरों का गैंग तो है ही है, उसके आगे कि ये गैंग तो किसी और का है, लुटेरा तो कोई और है। ये जो गैंग है ये मुखबिर हैं जो उनके लिए काम करते हैं। ये एक प्रकार से ये एक चौकड़ी है जो उनके लिए काम करती है और वो कहीं विदेश में बैठा हुआ है। तो ये जो आजादी है हमें जो दिखाई गई, जिसमें कि तिरंगा लेकर के हमने अभी 75वां आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये भी झूठ है। एग्जैक्टली। या वाकई में जो हमारे आजादी के दीवाने थे, जिन्होंने आजादी दिलवाई,
उनके साथ अब प्रपंच हो रहा है, या उनको भी नहीं मालूम था कि ठीक है तुम्हें तो आजादी हम दे देंगे लेकिन हम तुम्हें कब्जा करके रखेंगे, हम तुम्हारी नस्लों को देखिए, अपने कब्जे में करके एक रखेंगे। 2-3 चीजें हैं जिनसे जनता को सवाल पूछना चाहिए। अ, एक तो सवाल ये है कि वो कानून जिसके तहत ब्रिटिश इंडिया के अंदर कंपनियों को बिजनेस करने की परमिशन दी गई, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से कैसे बना। दूसरा, भारत के अंदर भारत को आजादी मिलेगी, वो जो इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 है, वो भी ब्रिटेन की सरकार में ही बना। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक वकील साहब बैठे हुए थे जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, आप कार्यक्रम शुरू होने से पहले। मैंने जब उनसे पूछा कि आपके जो हम जो कोर्स है उसमें पढ़ते भी होंगे और संविधान में भी लिखा है, और आईपीसी में या फिर जब आपकी जुडिशरी में अगर कोई मसला फंस जाता है तो क्या होता है, आखिरी में जब कोई भी समाधान नहीं हो पाता है, तो उन्होंने कहा ब्रिटिश लॉ के हिसाब से ही होता है, जो कुछ भी होता है ब्रिटिश लॉ के हिसाब से ही होता है। और डोमिनियन स्टेट में ये बातें बाकी सबको भी समझनी पड़ेंगी कि जितने भी डोमिनियन कंट्रीज हैं, जहां जहां भी इस ताज की जहां जहां सत्ता रही है इंग्लैंड की, वहां हर देश के अंदर 1860 में ही उनकी मतलब पिनल कोड आया था। 1834 में ही वहां पर रिजर्व बैंक मतलब बैंकों की स्थापना, इंपीरियल बैंक आए हैं। 1934 में ही वहां पर रिजर्व बैंक्स आए हैं, और वहां जो करेंसी का धंधा है वो पूरे दुनिया के अंदर एक जैसा चला है। और इसीलिए जनता सरकार मोर्चा ने ये निर्णय लिया है कि भाई इस चीज को और इस जानकारी को और इस जागृति को, जो राजीव भाई का जो सपना था संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोगों को जगाने का, उस जागरण को गांव-गांव तक लेकर जाने का प्लान किया। हमने आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि फ्यूचर में इससे हम लोग कैसे लड़ने का योजना बना रहे हैं और किस तरह का प्लान है जनता सरकार मोर्चा का। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि ये शायद कोई पॉलिटिकल लोग हैं या आने वाले वक्त में कोई पॉलिटिक्स करेंगे। मैं उनके लिए एक चीज बोलता हूं हमेशा कि हम पॉलिटिक्स हर कदम कर रहे होते हैं। अभी पानीपत में हमारे साथी को पुलिस वाले ने जबरदस्ती 2 घंटे के लिए पुलिस में बिठा लिया, वहां चौकी में बिठा लिया। तो हम 2 दिन तक वहां धरना लगा के बैठे रहे, वो भी तो पॉलिटिक्स थी। उसको नीति ही का ही हिस्सा मानते हैं हम, राजनीति का हिस्सा मानते हैं कि वो राज करने का उनका तरीका अलग था। हम ये बोलते हैं कि ये नीति तुम्हारी गलत है, तो हम उसके ऊपर विरोध कर रहे थे। तो चाहे उसके पक्ष में बोलने वाला हो, चाहे विपक्ष में बोलने वाला हो, हर व्यक्ति राजनीति कर रहा है। नंबर 2, हमने क्या प्लान किया कि अभी हम 2 ट्रेनिंग के सेशंस कर चुके हैं। तीसरा सेशन हम मिड दिसंबर में कर रहे हैं। और ट्रेनिंग सेशन में क्या है कि जितना ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, हम 3 दिन में पूरे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र की एक एक तार को सुलझा करके उनके सामने रखते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी की बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी छोटी है अगर तुम इस षड्यंत्र को समझ जाओगे तो। यानी अगर मुझे कोई ये कहता है कि तुम्हें इस षड्यंत्र के खिलाफ बोलना है और तुमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए या प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो मैं उस कुर्सी को ठोकर मार दूंगा कि नहीं, मुझे अपने देश के लिए षड्यंत्र को ही खोलते रहना जरूरी है। मैं इसी काम पे लगा रहूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। मेरी अगली पीढ़ियां गुलामी के दौर में जाने वाली है, मुझे ये समझ में आ जाएगा। तो ऐसे लोग जिनको पूरा देवेंद्र जी, अंतरराष्ट्रीय, हाँ जी, लेकिन देवेंद्र जी, दुर्भाग्य की बात यह है कि चलिए हमने तो अभी शुरू किया है, हमें लोगों तक पहुंचना है, लोग हमें जब तक इसको शेयर नहीं करेंगे अधिक से अधिक तब तक हम नहीं पहुंच पाएंगे लोगों के पास। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक पहुंचे। लेकिन देवेंद्र जी, मैं जहां सबसे ज्यादा आपको चुनौती मिलने वाली है, ये जो तथाकथित सुपर एलीट हैं हमारे समाज के, खास तौर से जो दिल्ली के या मुंबई के या बेंगलोर के या हैदराबाद के या पुणे के या तिरुवनंतपुरम के, यहाँ पर जो बैठे जो क्लब्स हैं, जिमखाना क्लब्स हैं और जो बड़े बड़े क्लब्स हैं, ये वहीं से ज़्यादातर पॉलिसीज डिसाइड भी हो रही हैं। आपको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। और उसमें सुपर एलीट में हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, फिल्म मेकर्स हैं, हीरो हैं, बड़े लॉयर्स हैं, जजेस हैं, बिजनेसमैन हैं। ये सुपर एलीट का जो एक कॉकस है,
ये कॉकस तो आपको कहेंगे कि फुलिश बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, वी आर हैविंग आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इलेक्शन में जाते हैं, हमारे जनता हमारे नेता को इलेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, इतने दिनों से हम काम कर रहे हैं। आप कैसी बात करते हैं? आप जनता को गुमराह कर रहे हैं और आप बहकी बहकी बात कर रहे हैं। वो ऑक्सफोर्ड का हवाला देंगे, वो हार्वर्ड का हवाला देंगे, बड़े बड़े अखबारों के एडिट पेजेस का हवाला देंगे। आपको हैरानी होगी कि ये जो सुपर एलीट है ना, राजीव भाई दीक्षित के बारे में उनको जानकारी भी नहीं है। कार्ल मार्क्स के बारे में उनको जानकारी है, कार्ल मार्क्स के बारे में उनको जानकारी है, लेकिन राजीव दीक्षित के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राजीव दीक्षित ने इस देश में क्या किया, पूरा देश घूमा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, वो एक कॉम्पिटेंट इंजीनियर थे और उसके बाद उन्होंने साहित्य का अध्ययन किया, उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया, उन्होंने विज्ञान का अध्ययन किया, उन्होंने दर्शन का अध्ययन किया और आम जन की भाषा में लोगों को जागृत करने का काम किया। लेकिन राजीव दीक्षित, चूंकि मैं अगर सीधे सीधे कहूं कि वो राजीव दीक्षित दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में नहीं बैठे, हैबिटेट सेंटर में नहीं बैठे, जिमखाना क्लब नहीं गए, मुंबई के सुप्रसिद्ध जिमखाना क्लब नहीं गए, मुंबई के स्पोर्ट्स क्लब में नहीं बैठे, या बाकी जो मुंबई के क्लब है। अभी मैं गया था तो वो जो अपना ताज होटल है, ताज होटल के बाजू में एक जगह है, रेडियो क्लब था। मैंने देखा कि रेडियो क्लब वो सुपर एलीट का क्लब है वहां पे। अब इस तरह के जो क्लब्स हैं, उस क्लब में तो राजीव दीक्षित गए नहीं, और राजीव दीक्षित की ये बात या आपकी ये बात देवेंद्र बल्हारा भी नहीं जा रहे इन क्लबों में। देवेंद्र बल्हारा अगर कहेंगे कि डोमिनियन स्टेट में हमें क्या मिला, 1934 में ही क्यों इस तरह के बैंकों की स्थापना हुई, जो रुपए का जो माया जाल है, गोल्ड स्टैंडर्ड से कैसे पैसा बना और फिर वो नोट में करेंसी में तब्दील हुआ, जो करेंसी हमारा आया वो कागज के टुकड़ों में तब्दील हुआ, और अब जो डिजिटाइज करेंसी आ रही है, इसका क्या मतलब है। तो इन बातों पे तो उनकी नजर ही नहीं है, वो तो सुपरफिशियल बातों में रहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि आप जब इन बातों को उठाएंगे तो वो आपको मूर्ख भी साबित कर देंगे, मूर्ख भी साबित कर देंगे। तो आपकी सबसे बड़ी चुनौती तो वहां है, उनसे कैसे लड़ेंगे आप? देखिए आशुतोष भाई, क्या होता है कि एक परसेप्शन तैयार की जाती है और इसके दो तरीके होते हैं। एक होते हैं कि हम मीडिया की तरफ से एक झूठी परसेप्शन खड़ी कर दें, एक झूठा एक मायाजाल बुन दें, जो कि इन्होंने पिछले 20-30 सालों में हमारे समाज के अंदर बुना। लोगों को लगने लगा कि हम बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट नजर आएगा, हमारा बच्चा अगर टाई लगाएगा तो ज्यादा स्मार्ट नजर आएगा, हमारा बच्चा अंग्रेजी बोलेगा तो ज्यादा संभ्रांत नजर आएगा, हमारा बच्चा अगर नौकरी करेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और खेती करेगा तो ज्यादा नुकसान में रहेगा। ये परसेप्शन इन्होंने तैयार किया। अब अगर मान लीजिए खेती करना इतना घाटे का सौदा होता तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स 3.25 लाख एकड़ जमीन खरीद करके क्यों रखता? क्योंकि उसको मालूम है कि जब नौकरियां सारी खत्म हो जाएंगी, जो कि आने वाले वक्त में होने वाली हैं, 90% जॉब्स खत्म होने वाली हैं, तो उस वक्त अगर कोई चीज आपको खाने को देगी तो वो जमीन ही देगी। जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और आपके पास अगर अपनी जमीन होगी तो वहां जो कुछ भी होगा वहीं से आप खाने का इंतजाम कर सकते हैं। ये बातें सबको मालूम है। अब ये बात ठीक है, अमीर आदमी को नहीं समझ में आती है क्योंकि उसको लगता है वो पैसे से सब कुछ खरीद सकता है। बट जब कभी ऐसा सिचुएशन, जब कभी ऐसी स्थिति आती है और उसके सामने जब ये सच्चाई जब रखी जाती है, तो मैंने आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा आशुतोष जी जो ये ना मानता हो कि आपकी बातों में सच्चाई तो नजर आ रही है, आप सच तो बोल रहे हैं, लेकिन वो फंसता वहां है जब वो अपनी एक लाइन बोल करके आखिरी लाइन में वो अपना दायित्व झाड़ देता है कि क्या किया जा सकता है, ये बहुत ताकतवर लोग हैं। इतना कह करके वो शांत हो जाता है और उससे आगे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। हमारे में और उसमें क्या फर्क है, मैं इतना बता देता हूं। वो ये कहते हैं कि दैत्य बहुत बड़ा है और तुम्हारे तीर जो हैं वो उसको मतलब कहाँ मारोगे,
मतलब तुम उसको कैसे मारोगे, तुम उसको मार नहीं सकते। और हम ये कहते हैं कि दैत्य बहुत बड़ा है, आप मारते जाओ, आप मारते जाओ, ऐसी कोई जगह ही नहीं बचेगी जहां उसको नहीं लगेगा और वो मरेगा। दूसरी बात, इन्होंने जो परसेप्शन खड़ा किया है वो केवल झूठ, लालच और डर के दम पर खड़ा किया है, जितना भी खड़ा है। आपको अगर इन्होंने जबरदस्ती की थी, कोई वैसलीन लगाने की सर्टिफिकेट मांगा था जो इन्होंने, अगर वो इन्होंने जबरदस्ती की तो वो केवल और केवल डर दिखा करके या लालच दिखा करके या मतलब डर भय और इसी तरह के उनका प्रोपेगेंडा चला। सच्चाई के ऊपर इनका प्रोपेगेंडा नहीं है। हम जो बात करते हैं, हम जो आंदोलन चलाए हुए हैं, वो सच्चाई के नाम पर चलाए हुए हैं। और मुझे ऐसा पूरा यकीन है कि जिस वक्त पूरे बने बनाए साम्राज्य को सच्चाई की एक मतलब मजबूत सी ठोकर लगेगी ना, तो रेत के ढेर की तरह ये ढह जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और इसी उम्मीद में हम केवल अपनी उस ठोकर की ताकत को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। 30 तारीख को राजीव भाई की जन्म तिथि भी है, जन्म दिवस भी है, पुण्यतिथि भी है। उस दिन हम पूरे हरियाणा में हर जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं, हर जिले में उनको याद किया जाएगा, हर जिले में लोगों को जोड़ा जाएगा और उनके संदेश दिए जाएंगे। तो मजबूती के साथ हम लोग आ रहे हैं आगे, और आगे ट्रेनिंग सेशंस होंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, लोगों को आपको लगता है कि हम उनको नहीं समझा पाएंगे, लेकिन जो हमने पहला दौर बताया आपको, फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग हमारी दिसंबर के मिड तक पूरी हो जाएंगी। सेकंड लेवल की ट्रेनिंग हम लोग जनवरी में रख रहे हैं, 7 दिन की पहाड़ों पर, जिसमें हर सिचुएशन से टकराना सिखाया जाएगा और वक्ता तैयार होकर के समाज को प्रेजेंट कर दिए जाएंगे कि ये हमारे नए राजीव दीक्षित हैं। और उस वक्त मैं आपको बता दूं, हमारा टारगेट ये है 350 लोग हमारी पहली ट्रेनिंग को कंप्लीट करके जाएंगे। 350 लोग जो सेकंड लेवल की ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे, पहला बैच जो हम निकालेंगे। और हमारे हरियाणा के अंदर 7,000 गांव हैं, एक जने के हिस्से में मात्र 20 गांव आएंगे, जो कि वो 3 हफ्ते में निपटा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, रोज एक गांव भी करेगा तो हमें अगर अपना विचार गांव गांव तक पहुंचाना होगा, विल नॉट बी डिफिकल्ट। और पहला जो बैच है वो 350 का, और अगला बैच फिर 350 का। हम हर गांव के अंदर अपना एक राजीव दीक्षित खड़ा करेंगे, ऐसा जनता सरकार मोर्चा का टारगेट है। और उसके बाद इस अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र को ढेर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ये मालूम ही होगा कि जितने भी ये एलीट क्लब्स के अंदर बैठे हुए लोग हैं, इनमें से 70% गांव से ही गए हुए लोग हैं, उनकी जड़ें आज भी गांव में ही हैं। और जब ये देखेंगे कि गांव के गांव एकजुट होकर के इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ रहे हैं, यकीन मानिए अपना बोरिया बिस्तर उठा करके वो भी गांव में ही आने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है शहर की मिट्टी में इतना पोषण नहीं है जितना पोषण गांव की मिट्टी में है। आखिर में उनको मिलना तो इसी मिट्टी में है ना। मित्रों, आज से हम ये आह्वान कर रहे हैं आप सबको हम ये आंदोलित करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी दुश्मनी किसी राजनीतिक पार्टी से या किसी व्यक्ति से नहीं है। हम उसके विरोध में खड़े हैं जो हमारे देश के विरोध में खड़ा है, और हम पहले कोशिश करेंगे ईमानदारी से ये बताने की कि हमारे देश के विरोध में क्या क्या हो रहा है। और जो हमारे अपने हैं, जो हमारे राजनेता हैं, जिनको हमने चुन करके भेजा है, हमारी अपनी पद्धति जो हमने अपनाई है और उनसे जो चुन करके भेजा है, वो अगर कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं तो उन्हें समझाने की पहले कोशिश करेंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो आपको वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी, और वैकल्पिक व्यवस्था पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी करनी पड़ेगी। देखिए, एक बात समझिए, ये जो कहा गया कि वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज और हम उससे अलग नहीं रह सकते हैं, अगर आपकी संस्कृति, हमारा देश, हमारी सभ्यता खतरे में है तो हम अलग हो जाएंगे, और हम अलग रह करके ये बता सकते हैं हमारे अंदर वो सामर्थ्य है जो हम देश को गौरवपूर्ण स्थिति में ले जा सकते हैं। हमें अपने सामर्थ्य को पहचानना पड़ेगा। हमारे पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। हमने इंजीनियर्स बना करके एक्सपोर्ट किए हैं, आज उनकी नौकरियां जा रही हैं वहां पे। हमने वैज्ञानिक बना करके एक्सपोर्ट किए हैं, हमने डॉक्टर्स बनाए हैं, हमने लॉयर्स बनाए हैं, हमने शिक्षक तैयार किए हैं, और बहुत ही स्किल्ड लेबर भी हमने तैयार किए हैं। हम पूरी तरह से सामर्थ्यवान हैं, अपने देश के सामर्थ्य को जगाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोगों की भूमिका यह है, मैं समझता हूं जो मेरी भूमिका है एक मीडिया
मैन के माध्यम से मैं ये समझता हूं कि मैं आप तक जो देश के अहित में जो कुछ भी काम हो रहा है उसको बड़ी ईमानदारी से आपके सामने रखें, और ये आपको विवेचना करना है कि हम जो आपके सामने तथ्य रख रहे हैं क्या वो गलत तथ्य है, और जो इलीट सोसाइटी आपको कहेगी या ये जो मीडिया आप देख रहे हैं वो कहेगी क्या वो सही है। ये आकलन आपको करना है। आप पहले अपने अंदर आलोचनात्मक जो शक्ति है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसका विस्तार कीजिए, उसको परखिए, जांचिए, और फिर हर कसौटी पर कसने के बाद जो आपको लगे उसके समर्थन में जाइए। अगर आपको लगे कि नहीं ये जो शोर करने वाली मीडिया है वो सच दिखा रही है, जो राजनीतिक पार्टियां बोल रही हैं, कर रही हैं, वही सही है, हम लोग गलत हैं, तो फिर हमें और देवेंद्र को सुनना बंद कर दीजिए, उन्हीं को सुनिए। लेकिन हमारा आपसे आग्रह है कि आप अपनी आंख कान खोलिए, और हम आपकी आंख कान खोलने के लिए सारे फैक्ट्स, सारे तथ्य अगर आपके भी पास हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, भेजिए, और हमारा जो ओटीटी नेटवर्क है उसको भी फॉलो कीजिए। मैं प्रत्येक दिन आपको बताने की कोशिश करता हूं, QYIB.in पर जाइए, prakashtv.in पे जाइए, और unnatinews.in, इस तीनों प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए। आपको हमेशा नई खबरें मिलेंगी, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के, ये जो ग्रेट रीसेट है उसको लेकर के, और दुनिया का जो एक प्रकार से षड्यंत्र चल रहा है बदलने के लिए, उस पर हम लगातार आपके सामने एक से एक बात बताते रहेंगे। हमने ये अभियान शुरू किया है, आपका हमें साथ चाहिए, आपका हमें सहयोग चाहिए। जैसा देवेंद्र जी ने कहा, हर घर में एक राजीव दीक्षित हमें पैदा करना है, और वही राजीव दीक्षित हमारे देश को बचाएगा। देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बात जान लीजिए ये सीरीज हमारा चलता रहेगा। अभी कल हो सकता है कि ना आए, लेकिन परसों फिर हम आपसे बात कर रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे बात करेंगे, बहुत सारी तकनीकी पक्ष को हम जनता को बताते रहेंगे, लगातार बताते रहेंगे। और जो आपने बताया कि 30 नवंबर को है उनका जन्मदिन, जी 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 30 नवंबर को, तो 30 नवंबर को हम लोग विशेष आयोजन भी करेंगे, विशेष कार्यक्रम भी करेंगे, लेकिन उसके पहले तक हम ये लगातार 30 नवंबर तक देवेंद्र जी के साथ हम चर्चा करेंगे। 30 नवंबर को मैं आपसे जी 30 नवंबर को एक मूवी है द रियल वॉरियर, जो डॉक्टर BRC ने बनाई थी, जिसमें पूरे षड्यंत्र को खोला था। उसका सेकंड जो सीक्वल है, उसका जो सीक्वल है वो भी लॉन्च होगा 12 बजे दोपहर को, तो वो भी आप लोग जरूर देखें, जो उनका वेबसाइट है वहां पर, और हाँ जरूर देखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा देवेंद्र की, इस बार अगर जनता ठगी गई, हम हर उस मूवमेंट को समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार जनता को अगर ठगा गया किसी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से, तो हम फिर खड़े हो जाएंगे विरोध। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं परमानेंट अपोजिशन की भूमिका में रहूंगा, और जनता के मुद्दे को उठाने के लिए सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार है, और हमने तैयार कर भी दिया है। इसलिए मैं उससे विमुख नहीं होने वाला हूं, और मैं अपने दर्शकों को भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपको कभी भी कुछ भी लगे कि आशुतोष अपने रास्ते से हट रहा है, तो फौरन हमें पकड़ लीजिए और बताइए कि आप अपने रास्ते से हट रहे हैं। मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र। शनिवार को हमारी आपसे मुलाकात होगी, देवेंद्र के ही साथ मुलाकात होगी, और देवेंद्र के साथ कुछ और उनके साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शनिवार तक के लिए आशुतोष को दीजिए। नमस्कार।